शुरुआत करते हैं हम लोग कारगिल युद्ध से। दोस्तों ये कुछ जवानों की फोटो यहाँ पर लगी हुई है, इसको हम देखेंगे गौर से। उसके बाद हम यहाँ पर एक व्यक्ति का फोटो देख रहे हैं। ये जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, जो कि पाकिस्तान का ही उस समय आर्मी चीफ हुआ करता था। सारा का सारा श्रेय जो कि युद्ध हुआ कारगिल का, वो इसी व्यक्ति को जाता है। इसी ने युद्ध की शुरुआत की। बिल्कुल जीरो से हम लोग समझेंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते रहना। एक एक पॉइंट आपको जो ना मूवियों में ना किसी वीडियो में मिलेगा, वो यहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये भाई साहब इन्होंने एक ऑपरेशन अलबद्र चलाया था। ये ऑपरेशन अलबद्र क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर एक जगह है, आप लोग अच्छे से इस मैप में देख पा रहे होंगे। इस मैप में ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? इस लाइन का नाम है LOC। ठीक है, इस LOC लाइन में होता क्या है कि एक युद्ध हुआ था 1971 में, 1971 में एक युद्ध हुआ था, आप सबको पता होगा। अब जब पाकिस्तान ने युद्ध किया था उस समय, तो उस समय भी पाकिस्तान बुरी तरह से हारा था। लगभग 90,000 1 लाख सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारत की सेना के जो है सामने। लेकिन भाई साहब फिर भी नहीं माने। भाई अगर कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा कर लो, वो पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा टेढ़ी रहती है। तो सेम चीज पाकिस्तान के साथ भी है। पाकिस्तान भाई साहब क्या करते हैं कि इस LOC पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 1971 में अटैक हुआ था, तो उसके बाद एक शिमला समझौता 1972 में आया था। उस शिमला समझौता में क्या था कि भाई साहब कोई भी अटैक या कोई भी युद्ध पाकिस्तान और भारत के बीच में होता है, या कोई भी नोकझोंक होती है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्ण जो है व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, उससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता में क्या हुआ कि कारगिल, क्योंकि ये POK तो उसी समय जो है अटैक कर लिया था 1947 के बाद, कुछ ही समय बाद, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो शासक राजा हुआ करते थे हरि सिंह, वो उस समय भारत से नहीं मिले थे। तो POK का तो निर्माण तभी हो गया था। ये POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है आपको। ठीक है, तो ये POK का निर्माण तो तभी हो गया था। लेकिन जैसे ही हम POK से नीचे चलते हैं, तो ये LOC है जो कि POK को और भारत को जो है वो अलग करती है। तो यहाँ POK में क्या सिस्टम है, कुछ लोग यहाँ रहते हैं आर्मी के, है ना, और कुछ लोग आर्मी के यहाँ पर रहते हैं। ये कारगिल वाला जो एरिया है, ये पूरा कारगिल का एरिया है यहाँ पे। तो ये युद्ध यहीं हुआ था। तो यहाँ क्या सिस्टम है, यहाँ के जैसे यहाँ टेम्परेचर जो है ना, वो लगभग माइनस के 45-40 डिग्री के आसपास रहता है टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पे क्या करते थे, जो ठंड का मौसम आया, तो यहाँ के जो फौजी थे, उन्होंने देखा कि शिमला समझौता हो ही गया, कोई लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। तो ये क्या करते थे, अपनी पोस्ट को छोड़ करके श्रीनगर जम्मू कश्मीर आ जाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कोई छेड़ेगा नहीं। अब इतना नीच पाकिस्तान की हरकतें हैं, ये पता ही नहीं था कैसे करेगा सिस्टम। तो भाई साहब उन्होंने उस ऑपरेशन के जरिए क्या किया, ये लोग तो जो भारतीय थे ये वापस आ गए यहाँ श्रीनगर और आसपास क्षेत्रों में। यहाँ इन्होंने उनकी जो पोस्ट थी भारतीय सैनिकों की, उन पोस्ट पर कब्जा करना शुरू कर दिया धीरे 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 धीरे। ठीक है, इस ऑपरेशन के तहत अब क्या होता है, जब इन ऑपरेशन किया जाता है और यहाँ पर ये सभी बैठ जाते हैं, तो धीरे धीरे ये आना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिन पर कब्जा करते हैं ये लोग। ठीक है, एक आपका था मुश्कोह नाम से था, एक द्रास नाम से था, है ना, और एक काकसर और एक कारगिल और बाटालिक। लगभग ये सारी की सारी आपकी जो पोस्ट थी, इन पर जो है ये कब्जा कर लेते हैं पाकिस्तानी। अब भारतीय लोगों को तो कुछ भी नहीं पता, ना तो उस समय इंटेलिजेंस ने कोई अच्छा काम किया था। ठीक है, और ना ही इन आर्मी वाले लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसे अटैक करेगा कोई, हम पे पीछे से वार करेगा, ऐसा इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो ये NH हाईवे है, नेशनल हाईवे। ठीक है, ये नेशनल हाईवे है जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वगैरह उस क्षेत्र में है। NH1 नाम से है ये। ठीक है, जो कि यहां पर अटैक किया गया, सबसे भीषण जो अटैक किया गया था, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो क्षेत्र है ना आप लोगों के, जैसे आपने देखा पॉइंट टू पॉइंट यहां पर बटे हुए हैं, तो यहां से एक अटैक हुआ बालाटिक में अटैक इसलिए किया कि भाई हम लोग जो है इस रास्ते को तोड़ दें, और इस रास्ते को तोड़ने से क्या होगा, जो ये सियाचिन ग्लेशियर है इस पर भी पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, ये भी हमारे अंडर हो जाएगा। तो बालाटिक पे तो इसलिए अटैक किया था। ठीक है, और इनमें सबसे ज्यादा मुश्को, है ना, काकसर, इनमें बहुत ज्यादा युद्ध हुआ था, आगे चल के जानेंगे। ठीक है, एक जैसे सबसे पहले जैसे ही जब ये सारी जानकारी होती है और अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो भाई साहब एक व्यक्ति थे ताशी नामग्याल का एक व्यक्ति जो है वो
भेड़ वगैरह याक वगैरह चराने का काम करते थे, है ना, किसान आदमी थे एक तरीके से, वहां किसानी इस तरीके से ही की जाती है, चरवाहा व्यक्ति थे ये। तो ये भाई साहब एक बार एक पहाड़ पर, ऊंचे पहाड़ पर चढ़े हुए थे और अपने याच और इसको लेकर के जो है घूम रहे थे। तो इन्होंने अचानक से देखा कि कुछ लोग दाढ़ी में हैं और आर्मी की वर्दी भी पहनी हुई है कुछ लोगों ने, और कुछों ने जो है वो अलग ड्रेस पहनी हुई जो पाकिस्तान के लोगों की होती है, इस तरीके की ड्रेस पहनी हुई है। तो ये अचंभे में पड़े, फिर उन्होंने गौर से अपनी दूरबीन से देखना स्टार्ट किया, तो इन्होंने देखा कि ये पाकिस्तानी कुछ लोग हैं। तो इन्होंने जाकर के इंफॉर्मेशन दी। 2 मई की बात है 1999 की ये सारी जानकारी, क्योंकि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। तो ये जानकारी देते हैं आर्मी को। जैसे ही आर्मी को जानकारी मिलती है तो आर्मी जो है वो उसको ठंडे में नहीं लेती है, तुरंत जो है रिवर्स उसमें जो है अटैक करने का प्रयास करती है और चेक करती है क्या ये बात जो कह रहे हैं भाई साहब ये सच है या गलत है। तो ये तुरंत 5 तारीख को 5 मई में फिल्म के लिए निकल ही रहे थे। 1-2 दिन का समय लगा क्योंकि बर्फ से ढका रहता है, 40 डिग्री -45 डिग्री है। कोई ऐसा तो नहीं गाड़ी लेकर के एक दिन में पूरे में घुमा दिया। लोग पैदल पैदल चलते हैं और एक दूसरे से रस्से के माध्यम से जो है बंधे रहते हैं कि कहीं कोई बर्फ में दब ना जाए, और ऐसा होता रहता है आर्मी के लोगों की। तो ये बहुत बड़ी पावर है कि वहां पे जो है हमारे लिए जो है काम कर रहे हैं दिन रात। हमारे तो बस की बात नहीं है भाई साहब इतना ज्यादा मेहनत कर पाना। तो जैसे ये होता है डायरेक्ट अटैक स्टार्ट हो जाता है पाकिस्तान का, और सबसे पहला ये अटैक जैसे ही करते हैं तो उसमें लगभग हमारे देश के जहां पे बॉम्ब वगैरह रखे रहते हैं वहां पे अटैक करते हैं। तो लगभग हमें 100-120 करोड़ का नुकसान हुआ यहाँ पे पहले झटके में। जब इतना भारी नुकसान हुआ तो भारतीय सैनिकों को लगा कि भैया ये आतंकवादियों के साथ साथ कुछ ना कुछ इसमें हो सकता है कि पाकिस्तानी सैनिक भी मिले हों, लेकिन उनको यह अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी सैनिक ही निकलेंगे। तो यहां पर अंदाजा था हो सकता है 40-50 लोग हों, 50-100 लोग हों, कोई अंदाजा ऐसे नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, तारीख आती है 14 मई। 14 मई को कैप्टन सौरभ कालिया जी निकलते हैं पेट्रोलियम के लिए, और पेट्रोलियम के लिए जब निकलते हैं ये गुरुजी भाई साहब हमारे, तो क्या होता है कि वहां पर इनको पाकिस्तानी सैनिक पकड़ लेते हैं और इनकी इतनी बुरी हालत कर देते हैं कि इनके कान, नाक, मुंह, जीभ सबको जो है काटते हैं। इतनी बेरहमी से इनका जो है कत्ल कर देते हैं, इनको शहीद कर देते हैं भाई साहब। ये बहुत गलत किया पाकिस्तान आर्मी ने, ऐसा करना नहीं चाहिए था। फिर क्या होता है, भारत की लगभग 130 से भी अधिक पोस्ट पर ये लोग कब्जा कर लेते हैं पाकिस्तानी। अब जब कब्जा कर लेते हैं तो अब इंडिया में हाहाकार हो गया। लोगों की जो समझ में नहीं आ पाया कितनी जल्दी ये क्या हुआ, सैनिकों की समझ में नहीं आ पाया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी थे, वो भी अपने, क्योंकि पिछले लगभग 3 महीने पहले जो युद्ध हुआ, इससे 3 महीने पहले ये पाकिस्तान में ही गए हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इनकी मुलाकात वहां के परवेज मुशर्रफ और उस समय जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था नवाज शरीफ, इनसे मुलाकात करते हैं। मुलाकात में भी शांति के लिए ही काम करते हैं, लेकिन वहां पे मुलाकात अच्छी खासी होती है। बस डिप्लोमेसी इसको नाम दिया गया था, लेकिन भाई साहब पीठ पे वार करने में तो पीछे नहीं हटता पाकिस्तान कभी भी, है ना। तो यहां पर क्या होता है भाई साहब, इन क्षेत्रों पर जो है कब्जा करने के लिए जो है कब्जा कर लिया जाता है 130 पोस्ट पे। अब कब्जा कर लिया जाएगा तो इंडिया आराम से बैठने वाला तो है नहीं। तो होता क्या है, क्योंकि यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया 19 मई को। 19 मई को ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया, और ऑपरेशन विजय को जैसे स्टार्ट किया गया उस समय भारत के जो चीफ थे वो वीपी मलिक थे, वेद प्रकाश मलिक थे। ठीक है, ये भारतीय सेना के क्या थे, चीफ थे, आर्मी चीफ थे। अब एक बात समझिए, हम लोग इतने आसानी से अटैक नहीं कर सकते थे। कारण क्या था उसका, कि ऐसा कहा जाता है आर्मी के द्वारा कि अगर कोई भी व्यक्ति ऊपर ऊंचे स्थान पर है और हम नीचे स्थान पर हैं, तो ऊपर 1 व्यक्ति और नीचे के 6 व्यक्ति बराबर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जहां ये युद्ध हो रहा था कारगिल वाला एरिया, यहां पर रूटीन लगाया गया, यहां पर जो एवरेज लगाया गया वो ये लगाया गया कि ऊपर व्यक्ति 1 और नीचे 10 व्यक्ति बराबर हैं। 1 व्यक्ति जो है वो भारी पड़ जाएगा इन 10 लोगों पर, ऐसा कहा गया। तो अब आर्मी इतनी आसानी से तुरंत तो अटैक नहीं कर सकती, तो धीरे धीरे प्लानिंग बनाई कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑपरेशन विजय की शुरुआत होती है, और ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से थे। सबसे ज्यादा जो हमला हो रहा था, वो सबसे ज्यादा जो खतरनाक पॉइंट था, सबसे ज्यादा जो आर्मी घुसी हुई थी पाकिस्तान की भारत के अंदर, वो थी इस टाइगर पॉइंट पे। टाइगर पॉइंट मैंने यहां दिखाया है इस मैप के माध्यम से, और यहां था पॉइंट 5140 और एक टोलोलिंग पीक थी भाई यहां पर, है ना। इन तीनों पर बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर था पाकिस्तानी आर्मी का।
तो अब भारतीय सैनिक क्या करते हैं, यहां से चलना शुरू करते हैं धीरे धीरे, यहां से इस क्षेत्र से, क्योंकि सबसे ऊंची जो पीक पॉइंट था वो ये था टाइगर पॉइंट। तो यहां से चलना जब शुरू करते हैं ये लोग, तो धीरे 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 यहां से बढ़ना आगे शुरू करते हैं, क्योंकि यहां बर्फ थी बहुत ज्यादा, -40 डिग्री का टेम्परेचर, इसमें लोग जा रहे हैं अटैक करने के लिए। पहले तो इस पे कब्जा किया भारतीय सैनिकों ने, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा हो चुका था। फिर धीरे 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 पॉइंट थे, सभी बहुत पॉइंट थे, मैंने तो मेजर पॉइंट बड़े बड़े दिखा रखे हैं। यहां से लगभग 1600 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट था 5140, इस पर कब्जा करते हैं। अब देखिए, यहां से कोई भी तोप का गोला या बंदूक की गोली अगर इधर दागी जाती है तो मुश्किल में जाएगी, लेकिन इधर से अगर कोई छोटा सा भी पत्थर भी फेंक दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, किसी का भी जो है सर फोड़ सकता है या उनको मार सकता है। तो यहां से तो गोली बम चल रहे थे इधर की तरफ, तो यहां से चलना आसान था। अब देखो, ये लोग यहीं से इतनी दूर से ही डायरेक्ट अटैक कर रहे थे, यहां डायरेक्ट अटैक कर रहे थे आर्मी पर। लेकिन आर्मी सैनिकों में बहुत जज्बा होता है मेरे भाई। जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और सबसे खतरनाक तो गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट ऐसी रेजिमेंट है, हिटलर ने जब विश्व युद्ध हो रहा था तब कहा था कि अगर मेरे को गोरखा रेजिमेंट मिल जाए तो मैं विश्व पे कब्जा कर सकता हूं। यकीनन आप सोच सकते हैं भाई साहब, एक बार मानेक शाह हमारे मार्शल, फील्ड मार्शल रह चुके हैं, उन्होंने कहा था अगर गोरखा रेजिमेंट का सिपाही, नहीं, उन्होंने कहा था कि भाई अगर किसी को गोली लगती है या किसी व्यक्ति को मारा जाता है और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं डरता नहीं हूं, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है, ऐसा कहा गया था। तो गोरखा इतनी खतरनाक रेजिमेंट है। तो यहां पर भाई साहब सभी को भेज दिया गया, धीरे 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 पहुंचते हैं और लोग यहां तक पहुंचते हैं भाई साहब, और इन लोगों को बहुत मतलब जो है बुरी तरह से मार मारते हैं इनमें। लेकिन वो समय इतना आसानी से नहीं हो पाया, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो हमारी हाइट थी वो लगभग 17,000 फीट से भी ऊंची हाइट थी। यहां पर ना तो वायुसेना का जहाज पहुंच सकता था, न यहां पर हेलीकॉप्टर पहुंच सकते थे। लेकिन भारतीय सैनिकों का मनोबल देखिए आप लोग आगे, यहां तक तो आप समझ पाए। फिर उसके बाद होता है ऑपरेशन सफेद सागर, जो कि हमारे एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया। इसको समझें, उससे पहले देखो एक बोफोर्स मिसाइल, एक तरीके से हमारी हम कह सकते हैं एक तोप थी, इसने बहुत ज्यादा जो है निर्णायक युद्ध किया, बहुत निर्णायक, सबसे ज्यादा पावरफुल यही निकली। इस मिसाइल ने जो है बहुत अटैक किया, बहुत खतरनाक तरीके से। जैसे ही ऑपरेशन सफेद सागर चला तो अब भेजे गए भारत के क्या, एरोप्लेन। एरोप्लेन मींस इसको हम लोग कह सकते हैं एयरफोर्स भारत की भेजी गई। अब जब भारत की एयरफोर्स भेजी गई तो मिग 27 27 मई को भेजा गया। ये क्या हुआ, वहां पर जाकर के इसमें विस्फोट हो गया। अब विस्फोट हुआ तो नचिकेता पायलट थे, इनको पकड़ लिया, और पकड़ने के साथ कुछ ही दिन बाद इनको वापस भी करना पड़ा दबाव में आकर के, जैसे अभिनंदन जी को वापस किया था उसी तरीके से इनको भी वापस किया। ठीक है, इनके बारे में कभी हम बताएंगे आपको, डिटेल में एक वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन जब तक इनको वापस नहीं किया था उससे पहले ही ये गुरुजी हमारे भाई साहब ये भी चल दिए। तो ये पीछे पीछे जब निकले ढूंढने के लिए, इनका नाम है अजय अहलूवालिया, लिख सकते हैं आप, अजय अहलूवालिया इनका नाम था। ये ढूंढने के लिए निकले तो ये क्या होता है कि इनका जो ये जहाज था ये भी बहुत ज्यादा नीचे, ऊंचा तो नहीं उड़ पा रहा था, तो वो नीचे बर्फ के तरफ जो है जाने लगता है। तो ये क्या करते हैं, अपनी शीट को इजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें एयरफोर्स के इस प्लेन में एक सिस्टम होता है कि एक बटन दबाने से आप उस जहाज से बाहर निकल सकते हैं, उस प्लेन से आप बाहर निकल सकते हैं। तो इन्होंने शीट को इजेक्ट किया और जैसे ही अपना जो एक तरीके से जिसको क्या बोलते हैं, वो पैरासूट होता है ना, पैरासूट जैसे ही नीचे आ रहे थे तो उस पैरासूट पे किसी का जो है पाकिस्तानी सैनिक ने जो है वहां पे बम मारा और इनके टुकड़े टुकड़े वहां पर हो गए। तो आप एक मूवी है एलओसी, वो भी देख सकते हैं, उसमें काफी जानकारी आपको मिल जाएगी। हालांकि ये नॉलेज तो नहीं मिलेगी आपको एजुकेशन पर्पज से, लेकिन उसमें थोड़ा एंटरटेन आप लोगों के लिए हो जाएगा, थोड़ी सी नॉलेज आपको मिल सकती है। यहां पर सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ मिराज 2000। मिराज 2000 ने अटैक करना शुरू किया, ठीक है। और भाई साहब एक लास्ट में एके सिंह, एके सिंह एक व्यक्ति थे, व्यक्ति क्या पायलट थे एक। ये पायलट क्या करते हैं, ये पायलट भाई साहब टारगेट बना देते हैं पाकिस्तान के, जो है वो उन्हें दिखाई देते हैं कि कुछ सैनिक जो है पाकिस्तानी घूम रहे हैं। अब ये टारगेट बनाते हैं और नए नए, बिल्कुल देखो बहुत ही मतलब एके सिंह जो थे वो एक नई उम्र के व्यक्ति थे। अब ये टारगेट बनाते हैं लास्ट में, बिल्कुल है ना, ये बात है 24 जून की, 24 जून में ये टारगेट बनाते हैं। तो ये अपने सीनियर से परमिशन लेते हैं कि एक बार मैंने जो है अपने कुछ लोगों को, मतलब पाकिस्तानी कुछ लोगों को मैंने टारगेट बनाया हुआ है, बोलो आप कहो तो उड़ा दें इनको। तो सीनियर कहते हैं कि नहीं, उड़ाना नहीं है, क्योंकि दिल्ली से
उन्होंने पूछा पहले तो कि आप अभी किस रेंज में हो, पाकिस्तान में हो या भारत में हो? तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं पाकिस्तान में हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वापस आओ, पाकिस्तान में जाकर के किसी को नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली से सख्त ऑर्डर है कि पाकिस्तान में जाकर के किसी को नहीं मारोगे, पाकिस्तानी कोई भारत में आएगा तो मार दो बेशक। तो ये क्या कहते हैं, ये वापस आ जाते हैं। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि इन्होंने जिन लोगों को टारगेट किया था, ये भाई साहब थे दोनों, परवेज मुशर्रफ है ना, और नवाज शरीफ, दोनों के दोनों व्यक्ति थे। मान के चलो उस दिन ये परमिशन नहीं लेते भाई साहब, या गलती से भी टिगर दबा देते, तो इनका सत्यानाश हो जाता दोनों का। लेकिन चलो फिर भी ठीक किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने इस कारगिल युद्ध में इन हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हेलीकॉप्टर भी इतना आसान नहीं था ऊपर लेकर के जाना, 18 फीट ऊंचा लेकर के जाना, 18,000 फीट ऊंचा लेकर के जाना, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10,000 फीट तक ही जा पाते हैं, वो भी सवारियों को लेकर के। लेकिन इनमें भी अलग से लगाई गई थी मिसाइलें, ये दिख रही होंगी आपको, ये मिसाइल अलग से लगाई गई थी, ठीक है। तो ये नहीं जा पाए, कुछ विस्फोट में मारे भी गए, एक दो हमारे जो हेलीकॉप्टर थे, वो 3 हेलीकॉप्टर विस्फोट भी हो गए थे इनके, ठीक है, हमारे। इसके अलावा आपने देखा नेवी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन तलवार। तो आप ऑपरेशन तलवार को जब देखोगे तो इसमें भी बहुत ही ज्यादा मतलब फायदा हुआ। इसमें क्या फायदा होता है, जो इस तरीके से भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है ये वाला, तो यहां से नेवी जाती है भाई साहब और अटैक करना शुरू करती है। हालांकि ये अटैक किसी पर ऐसे तो नहीं करते हैं, क्योंकि यहां से तो कोई सिस्टम बन ही नहीं पाएगा, पाकिस्तान में हम घुस नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसी हवाई गोले को छोड़ना शुरू करते हैं। तो यहां से पाकिस्तान को डर हो जाता है कि भैया ऑपरेशन तलवार इधर से भी चल चुका है, अब तो भारतीय सैनिक जो है हमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहां से ये डर तो गए पाकिस्तानी, इसके साथ साथ क्या होता है, यहां से जो पेट्रोल का और डीजल का व्यवस्थाएं थी वो भी रुक गई, क्योंकि ये सारा का सारा व्यापार इधर से होता था पाकिस्तान के लिए, ये भी बंद हो गया। तो पाकिस्तान के पास केवल इतना राशन बचा था कि केवल इतना पेट्रोल बचा था कि वो 3 दिन ही चला सकते थे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि सबको रिकवर किया जाता है, और रिकवर करते करते ऑपरेशन का एंड किया जाता है। और अटल बिहारी जी कहते हैं कि भैया अब जो है हम इस ऑपरेशन को समाप्त कर रहे हैं। तो 14 जुलाई तक जो है इन सभी पाकिस्तानियों को भारत ने धो दिया। इसके बाद 26 जुलाई को सेना ने कहा कि अब पूरे तरीके से सबको मार दिया है और अब हमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है। बाद में चल करके जो है नवाज शरीफ जो है वो यूएसए जाते हैं मदद मांगने के लिए। लेकिन जैसे ही ये पहुंचते हैं मदद मांगने के लिए, तो अमेरिका कहता है कि मैं तुम्हारा साथ तो दे रहा हूं, लेकिन ऐसे थोड़ी साथ दूंगा तुम जाकर किसी से भी बढ़ जाओगे, कम से कम देख तो लिया होता किसको छिड़ रहे हो, और पहले से छिड़ रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते, निकलो यहां से। और उधर देखा जाए तो जो परवेज मुशर्रफ था, है ना, जो परवेज मुशर्रफ था, उसकी एक रिकॉर्डिंग भी पकड़ी गई थी, एक वॉइस कॉल टेप कर ली गई थी, क्योंकि हमारा जो साथ दिया था उस समय इजराइल की एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी मोसाद, उसने भारत का साथ दिया था। उसने एक रिकॉर्डिंग दी थी, जो है वो रिकॉर्डिंग में था सिस्टम कि भाई ये लोग जो है बात कर रहे थे, शायद चीन के साथ बात कर रहे थे या रूस के साथ बात कर रहे थे। तो एक तो इसमें था परवेज मुशर्रफ और दूसरी साइड और कोई था। तो ये बात कर रहे थे, बोले कि भाई पाकिस्तान में जो है हमने पाकिस्तानियों ने ऐसे बोला कि हमने हमला कर दिया है, और सर आपका जो एक व्यक्ति है वो साथ दे रहा है उनका, वो मदद मांगने के लिए अमेरिका गया है। और उस समय एक इनके दोस्त थे दिलीप कुमार एक एक्टर हैं जो अब नहीं है। दिलीप कुमार ने भी बात की थी इससे नवाज शरीफ से, क्योंकि ये दोस्त थे आपस में। तो नवाज शरीफ ने कहा था कि भाई मेरी तो नहीं चल रही यहाँ पे बिल्कुल भी, मेरी तो कोई पूछ ही नहीं रहा मुझे, तो ये डायरेक्ट ही परवेज मुशर्रफ अटैक करे जा रहा है। तो उन्होंने फोन पे बात भी की थी, तो उन्होंने कहा था मेरी नहीं चल रही भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो ये फोन पे जब वॉइस रिकॉर्ड हुई परवेज मुशर्रफ की, और वहाँ एक रूस का या चाइना का कोई व्यक्ति था उसके साथ, तो उसमें बताया था कि हमारा देश का जो प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, वो भारत के लोगों से बात कर रहा है। तो बाद में जो है तख्ता पलट भी हुआ था, इसमें परवेज मुशर्रफ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना। तो ये सारा का सारा सिस्टम था, ये पूरा का पूरा अटैक था। पाकिस्तानी लोग कभी सुधर नहीं सकते, लोग नहीं, पाकिस्तानी लोग तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता है, ठीक है, कभी नहीं सुधर सकता है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है जी, पूरा सिस्टम समझ में आया होगा। हालांकि अब ऐसा कुछ यहाँ रहा नहीं जो मैं आपको बताता, मैंने सारा का सारा आपको सिस्टम बता दिया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट रह गया है कि इसमें लगभग 527 सैनिक भारतीय शहीद हुए थे, और लगभग 1300 से भी अधिक जो सैनिक थे वो घायल हुए थे। और पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान का दावा था केवल कि 375
लोग वहां के जो है शहीद हुए हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो पाकिस्तान के लगभग 4000 से भी अधिक सैनिक जो है मारे गए थे। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम था। तो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे एक एक चीज। अगर आपको क्लियर समझ में आई है तो आप लोग जो है इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।